निपुण एक बार आप चेक कर लेंगे अपना माइक वगैरह ठीक है? जी, मेरी समझ से तो जी मुझे ठीक है, ओके। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ प्रति सप्ताह होने वाली 293 वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम प्रयास करते हैं बच्चों से संबंधित वो विषय जो तात्कालिक होने के साथ साथ हम सभी के लिए थोड़े बहुत यूजफुल हो और हमारे रोजमर्रा के जो हम काम कर रहे हैं, चाहे CWC या DDP की हम बात करें, तो उसमें भी थोड़ा हमें हेल्पफुल हो। उन सब विषयों पर हम लगातार बातचीत करते रहते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस आए हैं। एक 30 सप्ताह के गर्भ को मेडिकल टर्मिनेशन को टर्मिनेट करने की इजाजत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वो एक महत्वपूर्ण डिसीजन है। रोमियो जूलियट क्लॉज पॉक्सो एक्ट में जो हम पिछले काफी दिनों से सुन रहे हैं, उस पर कुछ बातचीत किया है सर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। इसी के अलावा और से बहुत सारे एज डिटर्मिनेशन से लेकर के NDPS से लेकर के ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिस पर समय समय पर ऑनरेबल हायर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आते रहते हैं, जो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो खास करके जो हम बच्चों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं निपुण जी। निपुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बहुत सेंसिटिव व्यक्ति के साथ साथ एक बहुत ही योग्य अधिवक्ता भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। ऐसे बहुत सारे डिसीजन है निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें रेप विक्टिम को लेकर के उनकी आइडेंटिटी नॉन डिस्क्लोजर की बात आपके द्वारा करी गई, ऐसे उनको कंपनसेशन की बात, ऐसे बहुत सारे डिसीजन है जिसमें आपने न सिर्फ कानूनी लोगों को बल्कि समाज को भी ऐसी दिशा दिखाई है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। अभी कल भी एक आपने फाइल किया है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, अगर आपको उचित लगे तो आप बात कीजिएगा, जो आने वाले समय में मुझे लगता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े विनम्र तरीके से, सम्माननीय से मैं आपको निवेदन करता हूं, आज का जो हमारा विषय है रिसेंट ट्रेंड्स इन जुडिशरी, उस पर अपनी बात रखें। निपुण जी। सबसे पहले तो 24 और चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार कि मुझे पुनः अपने बीच बुलाया और मुझसे ये कहा गया कि मैं अपने मत रख सकूं आप सबके समक्ष। तो मेरा हृदय से आभार। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन एक ऐसी एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए बिना किसी एफिलिएशंस, बिना किसी भी हेतु के पूरी तरीके से सेल्फलेस रूप में कार्यरत है। आज का जो टॉपिक है वो काफी प्रासंगिक है, क्योंकि देखिए हम सबको पता है कि बहुत सारे प्रोविजंस हैं। JJ एक्ट भी है, कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, पॉक्सो है, बहुत सारी एक्ट्स हैं जो हमें किसी न किसी प्रकार के अधिकार देती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम पे फिक्स करती हैं कि जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं या जिसको आप बाल आयोग हैं या JJBs हैं, वो किस तरीके से अपने कार्य का क्रियान्वयन करें। पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो ग्रे एरिया जिसको कहा जाता है। ऐसे कुछ केसेस आते हैं जिसकी वजह से या तो ऐसे कुछ भूले बिसरे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जिनका एग्जीक्यूशन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है, या फिर ऐसी काफी चीजें हैं जो कानूनी तौर पे त्रुटियां हैं जिनको क्लियर किया जाता है। राइट, तो ये सब संभव सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट की वजह से हो सकता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है सर्वोच्च न्यायालय के लिए कि वो किसी दो लोगों की लिस्ट या डिस्प्यूट नहीं सॉर्ट करता है। सर्वोच्च न्यायालय लॉ भी ले डाउन कर रहा होता है। अनुच्छेद 141 में वो कानून जो है वो उसका उतना ही वैधानिकता है जितनी स्टैच्यूट में आपका जो प्रोविजन है उसकी होती है। अगर आप अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 2 देखें संविधान का, तो कहता है लॉ मेड इंक्लूड्स डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। राइट, जितने ही इंपॉर्टेंट आपके स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उतना ही जरूरी आपके वो डिसीजंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट पास करता है। इसीलिए आज का ये जो टॉपिक है काफी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं जुडिशियल ट्रेंड्स, जो कुछ ऐसे केसेस आए हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जिन्होंने हमें ये मजबूर कर दिया है सोचने के लिए कि क्या हमारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग जो कानून की थी या ऐसे कुछ
प्रोविजंस कानून के जो हमें लगता है अप्लाई करते हैं पर नहीं करते हैं, या फिर ऐसी जगह जहां कानून की रीच संभव नहीं है, ऐसी जगहों पे सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप कर एक बहुत ही प्रोग्रेसिव जूरिस्प्रूडेंस ले डाउन की है। इसमें इसकी श्रृंखला में सबसे इंटरेस्टिंग केस जो आता है वो अभी उस नाबालिग बच्ची का आया है केस, जिसके जो प्रेगनेंसी थी उसको टर्मिनेट करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। अब यूजुअली एमटीपी एक्ट जो है, जिसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, वो एक क्वालिफाइड राइट टू अबॉर्ट को रिकॉग्नाइज करता है। राइट टू अबॉर्ट आज की तारीख में, अनलाइक यूनाइटेड स्टेट्स जिसमें कभी कहते हैं कि आपके पास राइट टू अबॉर्शन है, कई बार कहते हैं कि राइट टू अबॉर्शन नहीं है। अभी रिसेंट जजमेंट जो है उसने रो वर्सेस वेड के जो प्रिंसिपल थे उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। पर सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा ये माना है कि राइट टू अबॉर्ट कुछ परिस्थितियों में एब्सोल्यूट माना जाता है। वैसे स्टैट्यूट के हिसाब से ये क्वालिफाइड राइट है। पहला क्वालिफिकेशन जो इसका है वो आपको भी पता है कि अप टू 20th वीक एब्सोल्युटली माना जाता है कि आप कर सकते हैं। बट यदि 20th से 24th वीक आता है तब आपके लिए एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करता है जो अपनी ओपिनियन देता है। दो उसमें ओपिनियंस बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। अगर प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड किया तो जो प्रसूता है या जो मदर है उनकी लाइफ को खतरा है। अन्यथा अगर जो फीटस है उसमें किसी प्रकार का ऐसा कंजेनिटल डिसऑर्डर है, नॉट एवरी कंजेनिटल डिसऑर्डर, बट ऐसा कंजेनिटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से भ्रूण अगर शिशु बनता है तो उसकी लाइफ आगे ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, तो उसको लाइटनिंग होना पड़ेगा, राइट? So since there's a request that is being made, I will also translate into what I have been able to understand in English. So under the terms and the provisions of the Medical Termination of Pregnancy Act, you have what you call an not an absolute right to abort, but the right is qualified in two phases. Phase number one, which is that up to the 20th week, you have an absolute unfettered right to terminate your pregnancy. But the moment the span is between 20th week to 24th week, there is a medical board which is constituted, which decides whether or not termination of pregnancy can be out. And even there are two simple provisions that one has to keep in mind. Number one, which is to say that if the continuation of pregnancy will endanger the mother, and second is if the continuation or prolonged continuation of pregnancy would result in a situation which results in a congenital disorder which is likely to cause endanger to the fetus's life if brought out, right? So these are the two qualifications. तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस प्रकार से ये जो आपका अधिकार है ये पूरी तरीके से आपके संरक्षण के लिए नहीं है, ये एक क्वालिफाइड राइट माना जाता था आज तक। तो इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग था सुप्रीम कोर्ट का कहना। काफी जजमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट के जो ये कहते थे कि अगर जो फीटस जिनके साथ है, जो महिला है, अगर वो अबव 18 इयर्स ऑफ एज है तब तो उसका अनक्वालिफाइड राइट है। पर अगर जो जुवेनाइल हो जाती है, अगर वो ही जो मदर है और या फिर वो टीनेज प्रेगनेंसी के द्वारा है, तो फिर एक से ज्यादा दिक्कतें आती हैं। पहला तो यह था कि उनको कंसेंट लेनी पड़ेगी, अपने पेरेंट्स के साथ वहां जाना पड़ेगा, उसके बाद उनका वो जो स्पेसिफिक फॉर्म है वो फिलअप करना पड़ेगा। तो ऐसी काफी स्थितियों में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। पहली दिक्कत जो है, मैं उसी से सेक्शन 19 पॉक्सो की तरफ भी मुड़ जाऊंगा, पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया। ये केस ऐसा था जिसमें जो फीटस था वो 30 वीक्स से ऊपर का हो गया था, और वहां एक रिक्वेस्ट आई सर्वोच्च न्यायालय के सामने कि ये जो प्रेगनेंसी है इसको आप टर्मिनेट कर दें। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अभय पक्षों को सुना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये देखिए, ये नहीं हो सकता है, बिकॉज एक तो स्पेसिफिक ऑर्डर है
और पिक्यूलियर फैक्ट्स में आप इस केस में ऑर्डर कर सकते हैं, जैसा यूजुअली कोर्ट कर रहा था कि अगर कोर्ट को पता पड़ता था कि अव्वल ये टीनेज प्रेगनेंसी है, या दूसरा कि ये किसी भी प्रकार के ऐसे सेक्सुअल इंटरेक्शन से जन्मी हुई वो है सिचुएशन जिसमें किसी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट था या रेप था, ऐसे, या फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था, इन सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट यही मान के चलता था कि अगर पेरेंट्स कहते हैं कि हम ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो फिर वो प्रेगनेंसी को इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया जाता था, राइट। यहां थोड़े फैक्ट्स अलग थे। इन फैक्ट्स में इससे पहले कि मैं उसमें जाऊं, मैं अंग्रेजी में भी समझा देता हूं। There was a matter that came before the Honorable Supreme Court. The matter was peculiar in the sense that there was a fetus, or there was a mother who was carrying a 30-week fetus with her, right? So the Supreme Court was called into answer as to what is to be done in such a situation. Number one, the law as it stands today is that the mother has an unfettered right to terminate her pregnancy if the said action is to be undertaken anytime within a period of 20 weeks. If, however, there is a question whether the pregnancy has continued beyond the span of 20 weeks, then there has to be a medical board which has to be duly constituted to ensure that termination has to be carried out or not. Now, the Supreme Court's judgments have laid down that the woman has an unfettered right. Now, if it's an adult woman, the right is unfettered, absolute, unqualified. The difficulty begins when it is a teenage pregnancy, or when the woman is under 18 years of age. At such point of time, usually there are judgments which say that with the prior consent of the parents, the child could well go ahead and terminate the pregnancy. However, in this particular case that I am alluding to, the Supreme Court, by the way, one very important caveat, the judgment is not out. It's only the operative part of the order of the Supreme Court that is out, because the pregnancy had to be terminated immediately on account of a medical opinion to be received from the JJ hospital, right? So the facts of this case were that here was a girl with a 30-week fetus who comes before the Supreme Court of India and claims that, as you have already recognized my right to unfettered or unqualified right to terminate a pregnancy, might as well do it. The difficulty, however, in this case was that the parents were objecting to it on two grounds. One, they said that we don't have the financial means to support such a termination, and B, that the mother is not of sound mind. So here the Supreme Court was had to grapple with these contentions. Number one being, of course, the financial viability of carrying a pregnancy to its full term, and second was allegation that the mother itself had could not be said to be of sound mind, right? मैं वापस हिंदी में स्विच कर रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये बड़ी समस्या थी, क्योंकि इस केस के जो फैक्ट्स थे वो ये कहते थे कि जो फीटस थी, वो जो भ्रूण था, वो 30 हफ्ते से ज्यादा की उसकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ चुकी थी, राइट? जैसा कि मैं आपको पहले बता ही रहा था कि 20 से 20 तक अनफेटेड राइट है, 20 से 24 जो है उसमें एक मेडिकल बोर्ड की स्थापना होती है और जो बताती है कि वेदर आप टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को या आगे बढ़ सकते हैं। ये सिचुएशन जो थी थोड़ी सी दिक्कत वाली इसीलिए भी थी क्योंकि इस सिचुएशन में एक ऐसी माँ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष थी जिसकी भ्रूण 30 हफ्ते से ज्यादा का हो गया था, और नंबर 2, इस केस में पेरेंट्स जो बच्चे के थे, यानी जो उनके माता पिता थे, उनका ये कहना था कि 2 कारणों की वजह से हम ये इजाजत नहीं देते कि इस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाया जा सके, यानी इसको टर्मिनेट कर देना ही इन सब पक्षकारों के लिए सबसे उचित वो होगा वे फॉरवर्ड। तो पहला जो उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा उसमें उनका जो पहला प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन था वो ये था कि ये जो प्रेगनेंसी है ये ऐसी है जिसको हम फाइनेंशियली बेयर नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं है कि इस प्रेगनेंसी के बाद उत्पन्न जो भी शिशु है उसका हम लालन पालन कर सकें। और दूसरा उनका ये कहना था कि अगर इस प्रेगनेंसी को 30 हफ्ते से ज्यादा आपने लेके चले तो इसकी वजह से या इसके विपरीत भी इससे कोई लेना देना नहीं था, पर उनका ये कहना था कि जो मदर है बच्चे की, यानी जो उनकी बेटी है, वो मानसिक तौर से मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जिसकी वजह से इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना ही
सारी पार्टियों के लिए सबसे अच्छी बात होगी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यही सोचा कि इस मैटर में दो कंपीटिंग राइट्स हैं। पहला कंपीटिंग स्टेट इंटरेस्ट ये था, जो ये कहता था कि देखिए एक लॉ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो सीधे सीधे स्पष्ट रूप से कहता है कि आपका जो भी अधिकार है वो 20वें हफ्ते पे खत्म हो जाता है, 20वें से 24वें हफ्ते पे मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करके वो आपको बताएगा। और उसके जगह अगर करना भी है तो भी इंडिविजुअल केसेस में सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 की मदद से ये करता था। और ये हमेशा कहता था सर्वोच्च न्यायालय कि इस केस को आप किसी भी प्रकार से एक अथॉरिटी या एक साइटेशन की तरह यूज नहीं कर सकते। वो वर्ड्स होते थे इन द peculiar facts and circumstances of this case, राइट। ऐसा केस इस बार पहली बार आया था जहां सर्वोच्च न्यायालय को ये देखना था कि क्या एज अ मैटर ऑफ लॉ, यानी एज अ क्या किसी सैद्धांतिक नजरिए से क्या एक सर्वोच्च न्यायालय कोई प्रिंसिपल ले डाउन कर सकता है जिसके अंतर्गत कोई भी महिला जिसके साथ जो टीनेज भी हो और जहां पेरेंट्स ऑब्जेक्ट कर रहे हो कि हमें प्रेगनेंसी नहीं आगे कैरी फॉरवर्ड करनी। बिकॉज एक बात और भी है जो बहुत जिसके ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया गया था हियरिंग के वक्त, वो ये था कि बच्चे का छोड़िए, इनकी जो माँ है वो भी हमारे संरक्षण में अभी पल रही है, राइट। तो हमारे पास संसाधन इनको बड़ा करने के लिए ही सीमित हैं। अगर बच्चा भी हो जाएगा तो हमारे पास और कम संसाधन होंगे, इसीलिए ये एक वायबल कोर्स नहीं होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इन सारी चीजों को कंसिडर किया और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार के ऑब्जेक्शन है। हम ये मानेंगे कि अगर ये मदर की चॉइस है कि उन्हें प्रेगनेंसी आगे तक कंटिन्यू करनी है तो उसको ही हम संरक्षित करेंगे। उसी अधिकार को संरक्षित किया जाएगा जो अधिकार मां की कंसेंट से निकलता है, और बाकी कोई भी ऑब्जेक्शंस होंगे वो हमें स्वीकार्य नहीं होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस प्रकार के ऑब्जेक्शन जो आप ले रहे हैं कि उनकी मेंटल स्टेट नहीं है या वो मेंटली अनसाउंड है, ये इस प्रकार के कोई भी दलीलें हमारे सामने काम नहीं आएंगी, राइट। क्योंकि मेरी समझ से ये सिर्फ बहस की गई थी, इसके उसमें उसके सपोर्ट में कोई एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया गया था, राइट। तो कोरी दलीलों पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार से आप ये नहीं कर सकते। अगर ये दलील इसीलिए दी जा रही है कि आप ये प्रेगनेंसी को आगे नहीं बढ़ते देखना चाह रहे हैं तो ये बात बहुत गलत होगी। इनफैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में सेक्शन 11 जो है वो डिसाइड करता है मेजोरिटी, और सेक्शन 12 जो होता है वो डील करता है कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि क्या आपके पास उस प्रकार की मानसिक क्षमता है कि आप किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट पे अपने हस्ताक्षर कर सकें। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस ये थे, वो कहते हैं कि कोई भी इंसान जो मानसिक तौर पे स्थिर है, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा जो उन्होंने यूज किया, अनसाउंडनेस और साउंडनेस ऑफ माइंड, जो वैसे साउंड माइंड का है पर कभी कभी वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप कॉन्ट्रैक्ट को खारिज नहीं कह सकते सिर्फ इस बिना पे कि वो जिस वक्त साइन कर रहा था उस वक्त वो साउंड माइंड का था पर यूजुअली अनसाउंड माइंड का, राइट। तो ऐसे ही प्रिंसिपल्स को आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट अपने इस जजमेंट में भी लागू करके एक पैरेलल एस्टैब्लिश करने वाला है, राइट। और ये कहने वाला है कि इस प्रकार की दलीलें, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंसेनिटी एज अ डिफेंस नहीं ले सकते या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड डिफेंस नहीं ले सकते जनरली, तो फिर आप एक डिसीजन जो कह रहा है कि मुझे अपने बच्चे को की पूरी प्रेगनेंसी फुल टर्म तक लेके चलनी है या नहीं चलनी है, मुझे अबॉर्ट करना है, ये डिसीजन सीधा सीधा मां का होना चाहिए। ऐसी स्थिति में मदर ने स्पेसिफिकली ये डिसीजन दिया, इस स्थिति में उन्होंने कहा कि मुझे अपना फीटस टर्मिनेट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मदर को फीटस टर्मिनेट करना है तो पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन जो ये कहता है कि नहीं आप इसको मत करने दीजिए, वो कोई से नहीं है उनका। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया और जे हॉस्पिटल को डायरेक्ट किया कि यदि मेडिकल बोर्ड इस ओपिनियन पे आता है कि ये टर्मिनेट की जा सकती है तो फिर माँ की जो विशेष है उनको रिस्पेक्ट करते हुए इस प्रेगनेंसी को त्वरित गति से टर्मिनेट कर दिया जाए। I will switch over to English.
The allegation which was made before the Supreme Court was, which was taken by the parents of the minor, was to the effect that carrying out pregnancy to its full term will result in a situation where they do not have the means to support it, and secondly, that the child was of unsound mind. The Supreme Court, I'm sure, will draw parallels from something called the Indian Contract Act of 1872, which has section 11 as well as section 12. Now, in terms of section 12, section 11, of course, deals with capacity to contract, whereas section 12 deals with contracts being entered into by people of sound mind or unsound mind. There, the principle of law is very clear. It really says that a person is capable of entering into a contract if that person possesses a sound mind. Now, it is no defense to say that a person who is otherwise of sound mind becomes unsound mind. What is important is to see that at the time when the contract was being executed, whether or not the person had sound mind. If the person had sound mind at the time when he was entering into the contract, then it will be presumed for all intents and purposes that the person has the necessary intent or understood the nature and consequences of his act. Drawing the same parallels, I'm sure the Supreme Court in this case also held that when it is good for a minor to be able to contract, it is also good for a minor to be able to say that, look, I give my decision whether or not to proceed with the pregnancy or whether to terminate it. The Supreme Court said, therefore, the objections taken by the parents to the effect that this pregnancy is good for the child or not good for the child, or that the mother of the child who is their child does not have the capacity to give that reasoning, is to be discarded because there was no documentary evidence put forth in support of their contention. So ultimately, the Supreme Court held that all that is going to be their guiding principle is whether or not the mother wanted the pregnancy to be terminated or to be carried forward. It is the mother's decision which has to be given primordial importance or primacy over any other consideration whatsoever. And once the Supreme Court has said that, it directed the JJ hospitals to carry out the termination immediately, right? Upon, of course, being satisfied that termination itself is being called for in this case, right? अब इससे हम चलते हैं दूसरे केस पे, बिकॉज देखिए टीनेज प्रेगनेंसीज में काफी दिक्कत होती है. मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स की रिक्वेस्ट आती है ऐसी सिचुएशंस में, बिकॉज क्या है, एमटीपी एक्ट में आपको भी पता है कि डॉक्टर्स मना नहीं कर सकते अनलेस डॉक्टर्स को ये लगे कि अगर हमने टर्मिनेट करने की कोशिश की तो मदर की जान को खतरा है. इन दैट केस वो भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रेगनेंसी को पूरे टर्म पे ले आए. दिक्कत तब होती है जब मदर एक टीनेजर होती है, बिकॉज एक टीनेजर मदर जो है वो व्हाट आई मीन बाय टीनेजर मदर, आई मीन एनी मदर हु इज अंडर 18 इयर्स ऑफ एज. वो हर माँ वो जो एक बालिका है जो 18 साल से कम वर्ष की है, ऐसी सूरत में धारा 19 पॉक्सो का उल्लंघन सीधा सीधा होता है. क्योंकि धारा 19 पॉक्सो ये कहती है कि एक जैसे ही किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी शैक्षणिक संस्था या किसी भी जेल या किसी भी प्रोटेक्शन होम का जो भी इंचार्ज है, उसको जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है कि किसी भी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो उस स्थिति में उनको मैंडेटरीली पुलिस को इन्फॉर्म करना लाजमी हो जाता है. अब इसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं भारत में जो हम देख रहे हैं. अमूमन क्या होता है कि कोई नहीं देखता कि ये कंसेंशुअल है प्रेगनेंसी या नॉन कंसेंशुअल है. ये मान लिया जाता है कि चूंकि आयु से कम उम्र की है वो, मतलब 18 से कम वर्ष की आयु है लड़की की, इसीलिए ऐसी प्रेगनेंसीज को वो टर्मिनेट करना तो दूर, वो हाथ लगाने से मना कर देते हैं. वो कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते. और ऐसी स्थिति में कई बार जो टीनेजर्स हैं उनके माता पिता के द्वारा या खुद भी रिट याचिकाएं लगानी पड़ती हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में. अब डॉक्टर्स इसीलिए ऐसे केसेस को हाथ नहीं लगाते क्योंकि डॉक्टर्स को पता है कि अगर उनके सामने अल्ट्रासाउंड यूएसजी रिपोर्ट आई जो सीधा सीधा बता रही है कितने हफ्ते का भ्रूण है, उसमें यह भी दिया हुआ है ऑफ कोर्स कि मदर की एज क्या है,
क्योंकि फॉर्म एफ में आपको लिखना पड़ता है सारी चीजें कि मदर की एज क्या है क्या नहीं है, राइट। तो उससे उनको मदर की एज का भी भान हो जाता है। अब अगर ऐसी स्थिति में मदर कह रही है कि आप टर्मिनेट करिए, तो नेचुरली भ्रूण तो तभी होगा जब किसी प्रकार का सेक्सुअल इंटरेक्शन होगा। अगर सेक्सुअल इंटरेक्शन होगा तो सीधे सीधे धारा 4, 5, 6 पॉक्सो की एप्लीकेबल हो जाएंगी, और जैसे ही धारा 4, 5, 6 एप्लीकेबल होती है पॉक्सो की, वैसे ही डॉक्टर्स को लगता है कि अब तो हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे ही वो इन्फॉर्म करते हैं वैसे ही पुलिस उनके अरेस्ट करके ले जाती है, राइट। ऐसी स्थिति बहुत ही ज्यादा दिक्कत उत्पन्न कर रही है, और काफी हाई कोर्ट्स हैं जिन्होंने परमिट किया है रिट जुरिस्डिक्शन में कि टीनेज मदर्स की प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जाए, पर कोई भी हाई कोर्ट, मेडिकल बोर्ड भी जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है देखने के लिए। पर आप ये भूल जाइए कि कोई भी प्राइवेट क्लिनिक ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके से ऐसी कंडीशन को हाथ लगाएगा तो सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स आंख बंद करके कहते हैं साहब आप जिला अस्पताल दिखा लीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और कई बार गवर्नमेंट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स भी मना कर देते कि हम इसको नहीं छू सकते। सेक्शन 19 की वजह से, अब वो मैं आप लोगों के क्योंकि सब यहाँ पे CWC के साथ जुड़े हुए हैं या JJB के साथ जुड़े हुए हैं, अब मैं आप लोगों के समक्ष ये प्रश्न छोड़ता हूं थोड़ा सोच मंथन करने के लिए कि क्या इस प्रकार की धारा में किसी प्रकार के बदलाव किए जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस धारा को कंप्लीटली आप लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव बुक से हटा दीजिए, क्योंकि उसके भी बहुत दुष्कर परिणाम हो सकते हैं। पर क्या इसमें कुछ एक्सेप्शंस नहीं लाए जा सकते जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि देखिए कुछ केसेस में अगर डॉक्टर्स को ऑपरेट करना हो, अगर डॉक्टर्स के पास इस प्रकार का कोई MTP एक्ट के अंतर्गत कोई मामला आता है तो उनको इस बात से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए कि उन्हें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बिकॉज देखिए मैं उसका एक दुष्कर प्रभाव भी बता रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें टीनेज प्रेगनेंसी है, आपने कुछ नहीं देखा और आपने मना कर दिया कि हम टर्मिनेट नहीं करेंगे। तो वही जो और ये खासकर ग्रामीण स्तर पे होता है, वही जो टीनेज मदर्स हैं वो झोला छाप डॉक्टरों के पास जाएंगे अपने टर्मिनेट कराने के लिए। वो भी उतना ही घातक है, बिकॉज उससे उनकी जान को और बच्चे की जान को और ज्यादा खतरा हो जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें एक बहुत ही क्रिटिकल बैलेंस बना के चलना पड़ेगा दोनों साइड से, राइट। मैं अंग्रेजी में स्विच कर रहा हूं। There is a growing pattern of cases where there is a difficulty in aligning the provisions of the Medical Termination of Pregnancy Act with POCSO Act, especially in the context of doctors before whom a teenage mother is brought. Now, when I say teenage, I mean a mother who's under 18 years of age and is wanting to terminate her pregnancy. But the difficulty that arises out of such a situation is that the doctors, and more so for private doctors than government doctors, refuse to touch the case on the simple assertion that as soon as the UGC report is placed before them, by UGC I mean the USG report, sorry, the ultrasound graph is produced before them, or otherwise the form F is produced, which is a statutorily maintained form under the MTP rules, then the doctor already knows the age of the mother, right? And as soon as the doctor knows the age of the mother, he understands that the reason why the person is conceived is because a sexual activity has taken place. And if such a sexual activity in fact has taken place, then they have no other option but to report, which is the fundamental precondition under Section 19. The moment they introduce it by virtue of Section 19, all hell breaks loose, because then they will have to inform the police officers. The police officers will have to register an FIR. If they don't register an FIR in terms of Lalita Kumari, action will be taken against those police officers or LJPU, whichever is the entity which is investigating the offense, or a one-stop crisis center. So now here you are in a perfect conundrum where to do or not to do something will violate either a statute or another statute. Now let's say if a doctor says, I don't want to treat, right, then the doctor is breaking his Hippocratic oath. Also, the doctor is fundamentally going against the provision
of other MCI professional rules which says that a doctor cannot refuse treatment. Even if a terrorist shows up on the door of the doctor has to treat it. Just like a lawyer has to defend everything, right? So now here is a situation where by complying with one provision, you are breaching another statutory provision. And while complying another statutory provision, which is, let's say, if they inform under section 19 to the relevant authorities, you risk the child and the mother being put in a protection home or a shelter or a Nari Niketan or whatever it is. Now, that leads to a lot of trouble. And what is the major trouble that I can perceive is that people refuse to go to traditional or conventional healthcare systems that exist in this country. Then they go to those people who as we colloquially call jhola chhat doctors, or those people who have no registered medical training or degree or expertise, right? So this, now what is the end result of it? Now the end result of this is that Supreme Court through multiple judgments has recognized that right to access to healthcare is a part of fundamental right under Article 21. Right to free medicines, right to healthcare, right to accessible, affordable medicines and medical treatment are all recognized. There was this one very interesting case which was called Novartis versus Cipla. Novartis had developed a drug which could cure certain conditions of ailments of the heart, right? And Cipla wanted to sue Novartis on the simple basis that Cipla claimed that it was its proprietary right, and Novartis had taken the formula and produced what you call a generic salt of the original drug. The government of India came in and said, sorry, we don't agree with you and we don't agree with the other company. We say that this has to be compulsorily licensed. And the Supreme Court understood that for life-threatening diseases and for things which have a direct bearing on accessibility of healthcare, you can always invoke Section 2(1)(d) of the Patents Act to claim this as a matter of compulsory licensing. So AIDS के जो drugs हैं, right? Drugs relating to heart ailments, drugs relating to cancer treatments, ये सारे लाइफ थ्रेटनिंग वाली श्रेणी में आते हैं. इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि ऐसे बच्चे जो प्रेग्नेंट, बिकॉज काफी केसेस में प्रेगनेंसीज एड्स को भी जन्म दे सकती हैं, और ऐसी स्थिति में मदर से भ्रूण में ट्रांसफर एचआईवी हो सकता है, बिकॉज एचआईवी ट्रांसफरेबल वायरस है जो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर भी चला जा सकता है, राइट? ऐसी स्थिति को कर्ब करने के लिए एक मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी एक जुडिशियली लगाना पड़ेगा, जो ये हमें इंश्योर कर सके कि राइट टू एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर और राइट टू इन्फॉर्म, जो एक स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, दोनों को पारस्परिक आप कैसे उनमें संभाव ला पाएंगे, राइट? या एक किसी प्रकार, ये एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है जो मेरी समझ से 2012 से विभिन्न केसों में किसी न किसी रूप में निकल के आ रहा है, राइट? तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर होगा जब भी सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से सोचेगा. आज की तारीख में जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है, वो उन्होंने कहा है कि एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल हम ये कह रहे हैं कि लड़की जो भी नाबालिग है उसका ये संपूर्ण रूप से अधिकार होगा कि वो ये डिसाइड कर सके कि उसको किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी को अभी समाप्त करना है या उसको कंटिन्यू करना है. ये अधिकार जो है वो महिला के पास रहेगा. जैसे ही इसका फुल जजमेंट की कॉपी आएगी तो चौबे सर के माध्यम से या राघवेंद्र शर्मा सर के माध्यम से आप तक ये पहुंच जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है, मेरा ये मानना है. दूसरा जजमेंट जो मेरे जहन में आता है वो है आपके पोर्शा का जो हिट एंड रन केस है, पुणे पोर्शा केस, राइट? ये भी काफी इंटरेस्टिंग है. अब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर प्रोविजन है 304A जो आईपीसी में हुआ करता था. 304A जो था वो ये कहता था causing death due to rashness or negligence.
दूसरा, जब आपका भारतीय न्याय संहिता आई 2013 में, तो एक नया इसको नई संज्ञा मिली। अब ये एक ऐसा ऑफेंस है जो कॉजिंग डेथ बाय रैशनेस और नेग्लिजेंस कहा जाता है, पर ये धारा 106 में है। पहले 304A में इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान था, 106 में अब बढ़ के 5 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। जो मुझे याद दिलाता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मैं जिनके साथ कर रहा था वो एक बहुत ही भारत का काफी जाना माना केस हुआ करता था, जिसको कहते थे संजीव नंदा BMW हिट एंड रन केस, जो दिल्ली में हुआ था। 1994 की बात है, कोहरे वाली रात एक BMW बड़ी स्पीड से खान मार्केट के सामने से निकली और वो जो टर्न है उसका, उस पर उसने 6 लोगों को कुचल दिया। स्पीड ऐसी थी जिसको देखकर ये लगता था कि बॉडीज आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया था। वो बस एक मांस का एक बड़ा लंप या लुगदा जिसको कहते हैं बन के रह गया। और उसी रात और सवेरे के जो मध्याह्न समय था, उसमें उस गाड़ी को एक पड़ोसी के यहाँ लगाया गया, जहां से उस गाड़ी की धुलाई की गई और उसमें से खून और मांस के टुकड़े गिरते हुए नीचे आए, जिनको सवेरे लोगों ने देखा और इस तरह पता पड़ा कि इस गाड़ी या इस घर से खून बह रहा है। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया और इत्तला दी और पुलिस वहां तफ्तीश करने पहुंची, तो पुलिस ने वो गाड़ी रिकवर की और उसके बाद जब और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उससे निकल के आया कि ये संजीव नंदा करके एक लड़का था जो गाड़ी चला रहा था। सर्वोच्च न्यायालय के सामने 2 प्रश्न थे, क्योंकि मैं इस जजमेंट पे आने से पहले उस जजमेंट के बारे में हवाला देना चाहूंगा, क्योंकि वो जजमेंट ने पहली बार जो कानून उसके सिद्धांत को संस्थापित किया था। उसमें उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये कहा था कि आपके पास 2 प्रोविजंस थे। उस वक्त हम आपको दिल्ली सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे सर्वोच्च न्यायालय में। पहला आर्गुमेंट ये दिया गया था कि 304A से 2 साल की सजा है, और चूंकि 2 साल की सजा है और उनके क्लाइंट ने 2 साल ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में बिता दिए थे, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। दिल्ली सरकार ने इसको ये चैलेंज किया था कि ये 2 साल की सजा नहीं है, इसको आप 304A की श्रेणी में ना लाते हुए आप इसको लाइए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की श्रेणी में, क्योंकि उसमें जो सी पार्ट है, नॉलेज दैट डेथ मे बी अ लाइकली रिजल्ट, ये प्रोविजन है 299C का, जो ये कहता है कि अगर डेथ कॉज हुई है और आप पे इम्प्यूटेशन ये आ जाती है कि आपके पास नॉलेज थी कि इस एक्ट से आप किसी का खून भी कर सकते हैं, तो वो कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब फर्ज करिए कि अगर आप बाजार में भरी बंदूक लेके चल गए, आपने फायर किया और किसी को लग गई, तो आपके पास ये नॉलेज थी कि अगर आप भरी बंदूक लेकर बाजार में घूमेंगे और गलती से चल जाएगी तो किसी की जान जा सकती है। इसीलिए हर उस बंदे को 304A में ना बुक करते हुए 299C में बुक किया जाता है, यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। यही केस संजीव नंदा के ऊपर दिल्ली सरकार की तरफ से लगाना चाह रहे थे कि ये चार्जेस जो हैं वो कम हैं, इसको इनहेंस किया जाए। सामने पक्ष पे श्री राम जेठमलानी खड़े हुए थे, भारत के सबसे जाने माने क्रिमिनल लॉ के ज्ञाता, और उनकी दलील ये थी कि जब मैंने ऑलरेडी 2 साल काट लिए हैं तो फिर उसके अतिरिक्त आप मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का की बंदिश क्यों लगाना चाह रहे हैं, भले ही आप चार्ज बढ़ा रहे हो या एनहांस कर रहे हो या जो भी है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः यही कहा कि अगर कोई गाड़ी चला रहे हैं और अगर वो गाड़ी आप पीकर चला रहे हैं या आप पूरे होशो हवास में चला रहे हैं, आप अनकंट्रोलेबल स्पीड में चला रहे हैं, तो वो गाड़ी गाड़ी नहीं रहती, वो गाड़ी आपके हाथ में एक हथियार बन जाती है। और इसीलिए आप रैशनेस या नेग्लिजेंस की श्रेणी में नहीं बचते, आप उससे बाहर निकल आते हो। अब आपके ऊपर नॉलेज होती है, क्योंकि रैशनेस और नॉलेज 2 अलग अलग चीजें। अगर आप ध्यान भूल गए जिसको कहते हैं, या अगर आप नेग्लिजेंट हैं, तो फिर आपके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज अगर आपके पास है तो आप नेग्लिजेंट नहीं हो सकते, दोनों चीजें एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी तरीके के केसेस में नॉलेज इंप्यूट कर दी जाएगी। अब यही मैटर
सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो आज की तारीख में है कि हर हिट एंड रन केस में 299C लगेगा ही लगेगा। अब जब पुणे पोर्शा केस में आ जाते हैं हम, तो फिर इसके फैक्ट्स थोड़े ऐसे थे कि एक तरफ ये दलील दी जा रही थी कि जुवेनाइल खुद गाड़ी चला रहा था, दूसरी तरफ दलील ये दी जा रही थी कि वहां कोई जुवेनाइल गाड़ी नहीं चला रहा था, वो गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी एक ड्राइवर चला रहा था। अब इन सारी चीजों का अवलोकन सुप्रीम कोर्ट ने किया और एक निष्कर्ष पर सुप्रीम कोर्ट ये पहुंचे कि चूंकि 100 से अधिक विटनेसेस हैं, चार्जशीट अभी फाइल हुई नहीं है, ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि इनको बेल पर रिहा किया जाए, बाकी जो एक्यूज थे। जहां तक बात है जुवेनाइल की, जुवेनाइल को तो नेचुरली सेक्शन 15 में प्रोड्यूस किया जाएगा जेजीबी के सामने और वो डिसाइड करेंगे कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है और उसके आगे उनको क्या करना है वो ये डिसाइड करेंगे। प्रश्न ये है कि ऐसी स्थिति में या किसी भी ऐसी स्थिति में क्या आप जुवेनाइल के ऊपर मेंसरिया इंप्यूट कर सकते हैं या नहीं इंप्यूट कर सकते हैं, क्रिमिनल इंटेंट, राइट। क्रिमिनल इंटेंशन को इंप्यूट करना एक जुवेनाइल के केस में बहुत ही मुश्किल और दिक्कत वाली चीज हो सकती है। अगर आप जेजे एक्ट की धारा 15 के अलावा 16 भी देखें तो आपको आएगा कि क्या 15 ही देखें तो 15 ये देगा कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो है वो ये देखना पड़ेगा कि ये हीनियस ऑफेंस की श्रेणी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हीनियस ऑफेंस हर वो ऑफेंस है जिसमें इम्प्रिजनमेंट टर्म 7 years एंड अबव माना जाता है, राइट। लाइफ भी हो सकता है या डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। डेथ पेनल्टी को तो सीधा सीधा प्रोविजन है सेक्शन 21 जो कहता है कि किसी भी जुवेनाइल को आप डेथ पेनल्टी दे ही नहीं सकते हो। उसके बावजूद एनसीआरबी का डेटा अगर आप 2022 का देखेंगे तो आप बड़े शॉकिंगली आपको 2 या 4 जुवेनाइल्स का डेथ पेनल्टी अवॉर्डेड में सेक्शन में भी नाम देख सकते हैं, मतलब उनके आंकड़े देख सकते हैं, वो जो बहुत ही शॉकिंग है, राइट। अब आपको ये भी पता है कि धारा 18 में किसी भी प्रकार के ऑर्डर्स पास कर सकता है जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लगता है कि ये चाइल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है। यूजुअली सारी की सारी जो मंशा है जेजेबी की वो सेक्शन 3 से निकलती है और सेक्शन 3 वो सारी क्वालिटीज देता है जो एक जुवेनाइल के साथ डील करते वक्त लोगों को जनरल प्रिंसिपल्स जिनको कहते हैं, जो सिद्धांत हैं जो उनको अपने जहन में रखने पड़ते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जुवेनाइल को मुख्य धारा से जोड़ना है। आपको इंश्योर करना है कि क्रिमिनल लॉ इवन इन केसेस ऑफ हीनियस ऑफेंसेस आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी जुवेनाइल है उसका मार्ग ऐसा प्रशस्त हो कि वो एक सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट हो सके। ऐसा ना हो कि वो पराया की तरह ट्रीट किया जाए या उसको सोसाइटी शन कर दे और उसके पास और कोई प्रोस्पेक्ट्स खत्म हो जाए जिसके बाद उसके पास और कोई चारा ना बचे बल्कि और क्राइम कमिट करे। सो जेजेबी का ऐसे सिचुएशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट दायित्व आ जाता है मेरे हिसाब से। चूंकि अभी मैटर सिर्फ बेल की स्टेज पे था जो पहुंचा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी एक प्रतिक्रिया भी दी थी। ऑफ कोर्स ओरल थी और वो जजमेंट में नहीं लिखी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे सिचुएशन में बच्चों के माता पिताओं का भी ये बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करें कि बच्चे किसी भी प्रकार की बुरी आदतों बुरी लतों में ना पड़े या उनके ऊपर किसी प्रकार का चेक या कंट्रोल या सुपरविजन हो, जिसे कम से कम आप ये देख सकते हैं। जैसे बहुत सिंपल सी चीज थी, ऐसे केस में आप स्पीड लिमिट कर सकते थे गाड़ी की। ऐसे काफी टूल्स होते हैं जिससे स्पीड लिमिट हो सकती है। आप गाड़ी में जीपीएस मॉनिटर्स रख सकते हैं जिससे आपको पता पड़े कि गाड़ी अगर कहाँ जा रही है और किस स्पीड पे जा रही है। आप डैश कैम्स रख सकते हो गाड़ी के अंदर जो आपको बता सकते हैं कि मतलब तरीके बहुत हैं। अगर आप रियली इंश्योर करना चाहते हैं कि बच्चे आपके किसी भी प्रकार से अनब्रिडल्ड हॉर्स की तरह लोगों को कुचलते ना फिरे। ऑफ कोर्स ये भी एस्टैब्लिश होना अभी जरूरी है कि जुवेनाइल ही था जो ड्राइव कर रहा था या ड्राइवर था या कौन था, और ये सारे तो न्यूज चैनल्स के कवायद लगे रहेंगे जब तक एविडेंस लीड नहीं होता है। बट ये जजमेंट मेरी समझ से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है इन कई मायने में कि अगर ये होल्ड करते हैं कि जुवेनाइल रिस्पॉन्सिबल है तो फिर जुवेनाइल की लायबिलिटी क्या होगी, क्या कोर्स करेक्शन इजाद करना चाहिए और किस प्रकार से स्टैट्यूटरी बॉडीज को इस
ऐसी फ्रीक्वेंट या सेंसिटिव सिचुएशंस में डील करना चाहिए। अब बात चूंकि स्टैट्यूटरी बॉडीज की हुई है, मैं एक तीसरा, अब मैं केस के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी भी पेंडिंग और 13 तारीख को उसका डिसीजन आना है, तो मैं वो केस नहीं डिस्कस करूंगा। बट मैं आपके सामने कुछ बॉडीज के बारे में अपनी प्रतिक्रिया रखूंगा। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है एक्ट 2005 की, उसने 2 तरीके की बॉडीज इस्टेब्लिश की हैं। एक तो है आपके नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और एक है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। धारा 13 और धारा 15 जो है वो हर तरीके से इस बारे में डील करती है, पर धारा 13 और जो धारा 15 है, यानी सेक्शन 13 एंड सेक्शन 15 जो एक्ट हैं, वो आपको इंक्वायरी की पावर देती है। वो ये तक पावर देती है कि अगर केस थोड़ा हीनियस नेचर का है तो आप वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, कि अगर आपको लग रहा है कि चाइल्ड के साथ बिल्कुल ही किसी प्रकार की विभत्स दुर्घटना घटी है और जिसके द्वारा जिस भी इंसान ने ऐसा किया है उसके विरुद्ध पुलिस इमीडिएटली अपनी वो कर सकता है कायमी। बट सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सेक्शन 15 जो है वो ये कहता है पावर टू रेकमेंड। अब रिकमेंडेशंस जो हैं वो इन अथॉरिटी से किसी भी प्रकार की जो पावर्स हैं वो ले लेती हैं, बिकॉज रिकमेंडेशन एक सुझाव है, एक सजेशन है। आपको मानना हो आप मानिए, आपको नहीं मानना हो आप मत मानिए। रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बाइंडिंग होती तो रिकमेंडेशन का ब्रीच के लिए पेनल्टी भी प्रिस्क्राइब्ड होती स्टैट्यूट में। चूंकि स्टैट्यूट में ना कोई पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है रिकमेंडेशन ब्रीच करने की, ना इनके ऑर्डर को ना पालन करने की एवज में इनके विरुद्ध कंटेम्प्ट इशू हो या किसी और प्रकार की वो हो, इस वजह से कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं बनी हुई हैं, नेमली नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन, उनके टूथलेस टाइगर हो गए बेचारे। ये जो सिचुएशन है मेरे हिसाब से इसका बहुत जल्दी ही कोई हल निकलना चाहिए, बोथ पार्लियामेंट्री लेवल पे या किसी ऐसे डिसीजन में जहां सुप्रीम कोर्ट कह सके कि देखिए बिकॉज अदरवाइज इनका कोई पर्पस नहीं है, ये एक डेस्क जॉब नहीं बन के रह जाना चाहिए। अगर आपको चाइल्ड राइट्स को सच में आगे लेकर जाना है तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो एजेंसीज जो बच्चों के बाल अधिकारों के लिए बनी हैं उनके पास इस प्रकार की पावर्स हों कि वो अपने ऑर्डर्स को एनफोर्स भी करवा पाए। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक हर दिन बच्चों के खिलाफ किए गए किसी भी प्रकार के कृत्य क्षम्य होते चले जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने उद्बोधन को विराम दूंगा और मैं किसी भी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो भी प्रश्न हो मैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। जी, तो निपुण, आई थिंक कि ये कुछ डिसीजन अभी और है जो मुझे लगता है जब भी आपके पास समय रहेगा तब हम इस पर और डिसीजन पर चर्चा करेंगे। एक चीज मुझे डिस्कस करनी थी जो आपने ये प्रेगनेंसी टर्मिनेशन वाले मामले में बताई कि बच्ची की सहमति के लिए, पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट सेक्शन 34A जो कहता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड इन केस ऑफ जुवेनाइल the final authority is with the parents, the consent of the parents matter। और वैसे भी 18 साल से कम उम्र के बालक का कंसेंट तो मैटर रखता नहीं है। तो इस केस में प्रेगनेंसी टर्मिनेशन अगर मान लीजिए लड़की कहती है कि मुझे नहीं कराना है और पेरेंट्स कहते हैं कि मुझे कराना है, तो क्या इसके बारे में कुछ अभी तक कोई डिसीजन आया है या क्या करना चाहिए? यही वो डिसीजन है जिसमें इन ऑल प्रोबेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3A को ना मानते हुए ऑटोनोमस राइट को रिस्पेक्ट किया है। तो फिर अगर इस तरह से अगर अभी तो डिसीजन आ गया है या आने वाला है जो आप बता रहे हैं? अभी तो ऑपरेटिव पार्ट तो रिलीज कर दिया जजमेंट में।
तो नाउ ऑनवर्ड्स अगर ऐसी बात है तो थोड़ा मुझे लगता है जैसे आपने सेक्शन 19 की एक बातचीत करी, तो ये हमारे लिए पॉक्सो एक्ट में एक और मेजर प्रॉब्लम खड़ा करने वाला है कि वहां से फिर बच्चे की सहमति को अगर आपने रिस्पेक्ट किया है तो बहुत सारी चीजों में ये कहने लगेंगे कि अच्छा इंटरप्रेट इसको डिफरेंट तरीके से किया जाएगा। आने वाले समय में बहुत सारे जो वकील साहब लोग होंगे या ऑनरेबल अदर कोर्ट्स होंगे उसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि since in this matter Supreme Court has already considered the consent of the child, in other matters also cannot it be considered। तो वो एक हमारे सामने जैसे जो चाइल्ड एक्टिविस्ट चाइल्ड के रूप में जो हम लोग काम करते हैं या जुवेनाइल बोर्ड्स के लोग, एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होने वाला है। आई थिंक उस पर भी कभी अपन बातचीत करेंगे आगे क्या किया जा सकता है। और अगर अभी आता है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसमें सर्वोच्च न्यायालय उसमें कुछ बात लिखे भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सत्र के लिए समय कम पड़ता है मुझे पता है, और मुझे लगता है कि आपसे हम महीने में एक बार कम से कम इसको एक जुडिशियल, आई नो कि आप बहुत बिजी हो पर फिर भी जब भी टाइम मिलता है आप हमें समय देते हो। सेशंस ओपन है, जिसको भी कोई प्रश्न करना है कर सकते हैं जी। इन संबंधित विषय से कोई भी प्रश्न कर सकता है हैंड रेज करके अपना। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। ये जूलियट क्लास